प्रकाश सिंह, गांधी स्मारक हाई स्कूल, रामगढ़। आज हम लोग क्लास 10th के भूगोल का ये लेसन 4 कृषि के बारे में अभी चर्चा करेंगे। कृषि जो है मानव व्यवसाय का सबसे पुराना आर्थिक क्रिया है। हम लोग जानते हैं कि हर मनुष्य को जीने के लिए कोई न कोई काम करना पड़ता है। उसको हम लोग मानव व्यवसाय कहते हैं। मानव व्यवसाय के अंतर्गत हर आदमी कुछ न कुछ काम करता है। मानव व्यवसाय में आर्थिक वस्तु की प्राप्ति के लिए हम लोग काम करते हैं। तो मानव व्यवसाय क्या है? वह आर्थिक क्रिया जिससे आर्थिक वस्तु की प्राप्ति होती है। आर्थिक वस्तु की प्राप्ति होती है। आर्थिक वस्तु क्या है? जो मानव की आवश्यकता को पूरा करती है, उसी को हम आर्थिक वस्तु कहेंगे। मनुष्य का वह क्रियाकलाप जिसे करने से कोई भी आर्थिक वस्तु की प्राप्ति नहीं होती है, वो अगर आर्थिक क्रिया कहलाता है, जिसका कोई महत्व नहीं है। हमारे विकास में आर्थिक क्रिया का ही महत्व है। तो मानव व्यवसाय में मुख्य रूप से बहुत तरह का क्रियाकलाप आता है, जिसमें सबसे पुराना जो है ये प्राथमिक व्यवसाय, प्राइमरी ऑक्यूपेशन। तो प्राथमिक व्यवसाय में बहुत सा क्रियाकलाप है, लेकिन जिसमें सबसे मुख्य है कृषि। पशुपालन भी इसमें आता है। पशुपालन है, लकड़ी काटना है, मत्स्य पालन है, बहुत सा क्रियाकलाप है इसमें, लेकिन मुख्य है इसमें कृषि, एग्रीकल्चर। और सबसे पुराना है ये। जब से मानव सभ्यता का विकास हुआ तो मनुष्य कोशिश किया कि अपने जीवन को अस्थायी हम कैसे प्रदान करें। शुरू में आप पढ़े हैं कि मानव जो था वो खानाबदोश था। मनुष्य जो था शुरू में आदि मानव जिसको कहते हैं हम लोग, आदि मानव, इसका जीवन क्या था? खानाबदोश था, नोमैड लाइफ, जिसको हम खानाबदोश भी कहते हैं। खानाबदोश यानी उसका जीवन अस्थायी नहीं था। मनुष्य जो है भटकता रहता था एक जगह से दूसरे जगह। किस लिए भटकता था? जीवन यापन के लिए। उसके जीवन में अस्थायित्व तो नहीं था। लेकिन धीरे धीरे मनुष्य को हम कई बार चर्चा की है कि मनुष्य जब से आया तब से प्रकृति से उसको संघर्ष होते रहा है। तो इसी संघर्ष को हम लोग कल्चर कहते हैं। इसकी हम लोग बहुत चर्चा किए हैं। तो मनुष्य का अपने जीवन को अस्थायी आरामदायक बनाने के लिए संघर्ष शुरू से होते आया है। तो जब कृषि जान गया, मनुष्य कृषि कार्य को जब सीखा, कृषि कार्य जो है एक बहुत बड़ा मनुष्य का एक आविष्कार कहिए, जो उसके जीवन को अस्थायित्व प्रदान कर दिया। कोई आदमी भटकना नहीं चाहता है एक जगह से दूसरे जगह, कोई भटकना नहीं चाहता है। हर मनुष्य चाहता है कि भाई एक जगह रह करके उसका जीवन यापन हो, उसकी सारी आवश्यकता की पूर्ति हो। तो कृषि कार्य जब वो सीख गया तो उसका जीवन में अस्थायित्व प्रदान किया। और यह कृषि कार्य जो है नवपाषाण युग में ही लगभग शुरू हो गया था। नवपाषाण युग। तो नवपाषाण युग जो है में सबसे पुराना पाषाण युग ही है। तो पाषाण का लास्ट पत्थर युग जिसको बोलते हैं, उसमें वो कृषि करना सीख गया था। और धीरे धीरे उसका जीवन जो है अस्थायी होने लगा। शुरू में क्या था, उसके पास औजार कम था, इंस्ट्रूमेंट। वो पहले पत्थर का, जानवरों के हड्डी का, लकड़ी का
उसी से खेत की जुताई करना, कृषि कार्य करना, तो उसमें उसको जितना लाभ नहीं मिल पाता था। लेकिन जैसे जैसे उसके पास अच्छी सामग्री, खेती करने के लिए अच्छा टेक्निक आते गया, उसका विकास होते गया। ये शुरू में पत्थर था, जिसको पसाड़ जो कहते हैं, पत्थर हुआ। उसके बाद वो ताम्र युग में आ गया, ताम्र युग, तंबा भी सॉफ्ट होता था। फिर तंबा के बाद कांस्य युग में आ गया, कांस्य युग में और अधिक विकास हुआ। फिर लौह युग में वो आधुनिक युग कह सकते हैं, लौह युग ही आधुनिक युग को लाया है। तो आधुनिक युग में खेती जो है काफ़ी अधिक विकसित हो गया। और आज भी दिन प्रतिदिन जैसे जैसे मनुष्य के पास इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होते जा रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे उसको सुविधाएं मिलती जा रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होते जा रहा है, वो अपना काम खेती के क्षेत्र में काफ़ी डेवलप होते चला जा रहा है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर मुख्य है, यानी उसमें सारा टेक्नोलॉजी को लाभ ले रहा है और खेती को काफ़ी डेवलप कर रहा है। तो ये हो गया कृषि का इतिहास हो गया। शॉर्ट में हम कोशिश किए कि कृषि के इतिहास के बारे में आपको बता दें, और मनुष्य का जीवन स्तर ऊंचा उठता गया। इंस्ट्रूमेंट जैसे जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर उसको मिलता गया, इंस्ट्रूमेंट मिलता गया, उसका आय में वृद्धि होते चला गया। कृषि आय में वृद्धि, तो आय में वृद्धि जब होता है तो जीवन स्तर में भी सुधार होता है, जीवन स्तर में सुधार। सब कुछ मनुष्य के आय के ऊपर निर्भर करता है। दूसरा, भारत में जो कृषि है लगभग 80% लोग इससे जुड़ा हुआ है। 80% लोग जो है कृषि कार्य में जुड़ा हुआ है। 2/3 जनसंख्या भी प्रत्यक्ष रूप से और अप्रत्यक्ष रूप से भी। अभी स्थिति है कि बहुत से उद्योग जो है कृषि के ऊपर ही निर्भर करता है। अगर कृषि कार्य अच्छा से हो रहा है तो उन उद्योगों का भी विकास होते जा रहा है। तो यह हो गया हम लोग का कृषि का महत्व है। कृषि से खाद्यान्न की समस्या तो दूर होती ही है, खाद्यान्न की आपूर्ति होती है। साथ में दूसरा है उद्योगों के लिए, उद्योग का कच्चा माल भी तैयार मिलता है, कच्चा माल मिलता है। तो इस तरह काफ़ी मनुष्य को लाभ मिलता है। और कृषि जो है एक चक्रीय है, ये रिसाइकलिंग हम लोग करते रहते हैं इसका। ये समाप्त, यह नवीकरण जो संसाधन है। अगर मिट्टी की उर्वरता बनी रहती है तो ये मिट्टी क्या है, नवीकरण योग्य संसाधन, नवीकरण योग्य संसाधन है। ये कभी समाप्त नहीं होगा। अगर हम लोग विवेकपूर्ण तरीका से सही टेक्नोलॉजी से हम लोग खेती बाड़ी करते रहेंगे तो मिट्टी जो इसका आधार है, ये नवीकरण जो संसाधन है, हमेशा हम लोग को खाद्यान्न की पूर्ति होती रहेगी। केवल खाद्यान्न हम लोग नहीं कर सकते हैं, बताया कि उद्योग का भी, बहुत सारे उद्योग जो है कच्चे माल उसको प्रोवाइड करता है। तो प्राथमिक व्यवसाय अगर हम डेवलप कर रहे हैं कृषि के क्षेत्र में, प्राथमिक क्रिया मान लीजिए कृषि, प्राथमिक कृषि हो गया, तो कृषि के ऊपर बहुत सारे उद्योग भी निर्भर हैं, बहुत सारे उद्योग हैं जिसको हम द्वितीय व्यवसाय में शामिल कर सकते हैं। द्वितीय व्यवसाय कहते हैं, द्वितीय व्यवसाय या उद्योग। तो कृषि को अब उद्योग का दर्जा दिया जा रहा है। प्राथमिक व्यवसाय को अगर हम उद्योग के सेकेंडरी के रूप में अगर हम लोग महत्व दे रहे हैं, यानी कृषि को अगर उद्योग का दर्जा दे रहे हैं, कृषि को उद्योग का दर्जा, तो उद्योग का दर्जा क्या हुआ, किसान का आय बढ़ेगा,
किसान का आय में वृद्धि होगा, आय में वृद्धि, और जीवन स्तर में सुधार होगा। तो जीवन स्तर में सुधार होगा, इनकम अधिक होगा, तो बहुत सारे लोग कृषि से जुड़ेंगे। अभी क्या है ना, बेरोजगारी की जो मुख्य समस्या है भारत में, वो कृषि में थोड़ा भी पढ़ा लिखा लोग इसमें नहीं जुड़ना चाहता है, क्योंकि आय कम है। लेकिन आज के समय में जो खेती जो हो रही है वो आधुनिक कृषि हो रही है। आधुनिक कृषि, आधुनिक कृषि क्या है कि इसको मिश्रित कृषि भी कह सकते हैं। मिश्रित कृषि यानी मिक्स्ड फार्मिंग। आधुनिक कृषि का मतलब होता है मिक्स्ड फार्मिंग। अगर आधुनिक कृषि के रूप में अगर हम लोग करें तो किसान की आय काफ़ी अधिक बढ़ जाएगी। इस पर सरकार का भी, विज्ञान का भी पूरा ध्यान है कि जो भी किसान करे, खेती करे, वो आधुनिक कृषि करे, यानी मिक्स्ड फार्मिंग करे, मॉडर्न फार्मिंग करे, वैज्ञानिक कृषि करे। तो इसमें क्या होता है कि फसल उत्पादन और दूसरा है पशुपालन। दोनों क्रिया साथ साथ किया जाता है। फसल उत्पादन में भी बहुत तरह के फसल है, इसको किसान करता है। फसल उत्पादन में जैसे मान लीजिए खाद्यान्न फसल, जैसे चावल हो गया, गेहूं हो गया, खाद्यान्न फसल हम लोग उत्पन्न करते हैं। उसी तरह दलहन फसल, तिलहन है, सब्जी की खेती हुआ, सब्जी, औद्योगिक फसल में गन्ना वगैरह हो गया, जूट हो गया, इस तरह अनगिनत, चाय हो गया, कहवा हो गया, मसाला हो गया, बहुत तरह का। तो फसल उत्पादन में वैरायटी, मल्टी क्रॉपिंग, यानी फसल उत्पादन में हम कहते हैं तो केवल किसी खास फसल पर ही हम ध्यान नहीं दे करके, अगर हम मल्टी क्रॉपिंग करें, बहुफसली खेती, इसको समझ लीजिए, बहुफसली खेती। बहुफसली खेती मतलब होगा कि एक साथ 2-3 फसल को लगाना। जैसे मान लीजिए अगर गेहूं लगा रहे हैं तो साथ में सरसों भी लगा दिए, या इस तरह बहुत सारा एग्जाम्पल है। अगर एक मुख्य फसल मान लीजिए किसी कारण से, किसी रोग से या कोई भी मौसम के परिवर्तन से मार खा गया, तो उसकी क्षतिपूर्ति जो है हम लोग सरसों से पूरा कर लेते हैं। यानी किसान का एक नुकसान नहीं होता है, उसकी भरपाई कहीं ना कहीं से हो जाती है। तो इसमें 2 बात का ध्यान रखना है फसल उत्पादन में, कि विभिन्न प्रकार की फसलों की खेती करना। तो विभिन्न प्रकार की फसल का हम खेती कर रहे हैं तो सभी फसलों से किसान को कुछ ना कुछ मिलते रहता है, उसका आय बना रहता है। और एक बार मैंने चावल की खेती कर दिए, फिर 6 महीना किसान बेरोजगार हो गया, एक बार इनकम हुआ, उसके बाद उसका बाहर से इनकम आना बंद हो गया। दैनिक जीवन में हर समय पैसा की जरूरत पड़ती है, तो किसान बेरोजगार भी रहता है। बाकी समय गुप्त बेरोजगारी कह सकते हैं इसको बोलते हैं गुप्त बेरोजगारी। वो दिखाई नहीं दे रहा है। किसान चावल की खेती करके अब आराम से बैठा हुआ है, तो 3 महीना 4 महीना जो भी वो बैठा हुआ है वो गुप्त बेरोजगार है, उसको नहीं महसूस हो रहा है। तो हमेशा वो काम में लगा रहे, इंगेजमेंट उसका हमेशा रहे अपने खेतों के प्रति। तो विभिन्न प्रकार की फसल उत्पादन करें, और विभिन्न प्रकार की फसल में भी हम बताएं कि
एक ही फसल पर निर्भर नहीं रह करके वो 2-3 फसल साथ में करें, मल्टी क्रॉपिंग करें, बहुफसली खेती। दोनों मंत्र समझ लीजिए, विभिन्न प्रकार के फसल उत्पादन करना है और एक बार 2-3 फसल को करें, मल्टी क्रॉपिंग। सबका वो विज्ञान के द्वारा निर्धारित है, कृषि तकनीक के द्वारा किस फसल के साथ किसको उगाया जा सकता है, उसकी जानकारी रखें, तो फसल उत्पादन भी करें। दूसरा आ गया पशुपालन। अब देखिए पशुपालन में भी बहुत सा है, पशुपालन में भी इसका भी क्षेत्र जो है बढ़ते जा रहा है। जैसे मान लीजिए डेयरी है, बकरी पालन है, बकरी पालन, उसी तरह सुअर पालन है, सुअर पालन, मछली उत्पादन, मुर्गी पालन, इसका भी क्षेत्र बढ़ते जा रहा है। जैसे जैसे विज्ञान इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ रहा है, आदमी अब नया तकनीकी का सहारा ले रहा है, तो पशुपालन के क्षेत्र में भी काफ़ी वृद्धि हो रहा है। डेयरी मुख्य है इसमें। अगर डेयरी से किसान जुड़ा हुआ है तो उसको सालों भर कुछ ना कुछ मिल रहा है पशुपालन से। बकरी पालन कर रहा है, सुअर पालन कर रहा है, मछली पालन कर रहा है, मुर्गी पालन कर रहा है, इस तरह उसको इनकम बना रहता है और किसान का आय भी बढ़ जाता है। देखिए अब सिंपल बातें करेंगे कि मिक्स्ड फार्मिंग में सबसे ज़्यादा महत्व क्या है कि रिसाइकलिंग होते रहता है। मान लीजिए आप फसल उत्पादन कर रहे हैं, तो फसल में हम उत्पादन में क्या होता है, एक तो फिनिश्ड प्रोडक्ट, एक को बोलते हैं तैयार माल, फिनिश्ड प्रोडक्ट, तैयार माल। दूसरा होता है वेस्ट प्रोडक्ट, इसमें भी वेस्ट प्रोडक्ट निकलता है, वेस्ट प्रोडक्ट। जैसे मान लीजिए आप चावल पैदा कर रहे हैं, तो चावल तो निकाल लिए, लेकिन उसका बहुत सा फिनिश्ड, ये चावल तो हो गया फिनिश्ड प्रोडक्ट। वेस्ट प्रोडक्ट में हो गया पुआल हो गया। तो पशु अगर पाल रहे हैं तो चावल के तो लाभ ले लिए और वही पुआल पशु खा रहा है, जो मानव के लिए वेस्ट प्रोडक्ट है, बाई प्रोडक्ट है, उसी को जानवर खा रहा है। पशुपालन भी आपका चल रहा है। पशुपालन से होने से क्या होता है कि वेस्ट प्रोडक्ट का रिसाइकलिंग भी हो रहा है, रिसाइकलिंग भी होते जा रहा है, पुनर्चक्रण। यानी जो वेस्ट पुआल बेकार था वो आपके लिए एक संसाधन बन गया, रिसाइकलिंग से फिर आप उपयोग कर ले रहे हैं जिसको, जो आपके यूज का नहीं था। पशु रखे हुए हैं, उसको खाया। अब देखो उससे क्या फायदा हुआ कि पशु से जो गोबर निकल रहा है, गोबर जो आपको मिल रहा है, हम गोबर क्या हो गया, वेस्ट प्रोडक्ट हो गया। दूध जो हो गया, मान लीजिए डेयरी प्रोडक्ट जो हो गया, ये तो फिनिश प्रोडक्ट हो गया। अब पशु से भी जो वेस्ट प्रोडक्ट निकला, गोबर, वो पुनः मिट्टी में आप डाल दे रहे हैं, मिट्टी में डाल रहे हैं, तो मिट्टी की उर्वरा शक्ति भी बढ़ रही है। मिट्टी में उर्वरा शक्ति बढ़ाने के लिए आप रासायनिक खाद का उपयोग कर रहे हैं। हम बताए थे कि रासायनिक खाद हर हाल में ठीक नहीं है। आने वाली पीढ़ी के लिए क्या होगा, हम लोग मिट्टी नहीं उसको डेजर्ट बना के देंगे। रासायनिक खाद थोड़े समय के लिए लगता है कि पैदावार बढ़ गया, लेकिन उसका आने वाला समय काफ़ी नुकसान है। तो देखिए पशुपालन से क्या फायदा हुआ, आपका जो बाई प्रोडक्ट निकला, चावल से पुआल, मान लीजिए सिंपल एग्जाम्पल लिए हैं चावल का, चावल से जो पुआल मिला पशु खाया, पशु भी आपको फिनिश प्रोडक्ट में दूध दिया और गोबर दिया। तो गोबर देने से आपका मिट्टी को उर्वरा शक्ति, मिट्टी में भी क्या होता है, रिसाइकलिंग होने लगता है। मिट्टी में जो है उर्वरा शक्ति मजबूत हो गई, उर्वरा शक्ति, क्यों, ह्यूमस हो गया। गोबर में क्या होता है, ह्यूमस की मात्रा बढ़ जाती है। मिट्टी को उर्वरा शक्ति बढ़ाने के लिए हमेशा आपको ह्यूमस पर ध्यान देना पड़ेगा। जिस मिट्टी में जितना अधिक ह्यूमस की मात्रा होगी, वह मिट्टी उतना ही अधिक उपजाऊ होगी। तो ह्यूमस को बनाए रखने के लिए आपका गोबर भी काम आ गया। तो इस तरह किसान को लाभ हो रहा है और दूध मिल रहा है,
किसान को न्यूट्रिशन मिल रहा है, पोषण मिल रहा है, उसका स्वास्थ्य ठीक हो रहा है। स्वास्थ्य ठीक हो रहा है तो उसको खेती करने में मन लग रहा है, बीमारी से दूर हो रहा है। तो छोटा छोटा एग्जाम्पल में अगर ध्यान दिया जाए तो आधुनिक कृषि को महत्व देने से, इसके अनुसार चलने से किसान की आय दोगुनी हो रही है, चौगुनी हो सकती है। लेकिन उसको वैज्ञानिक तरीका से, आधुनिक कृषि कहिए या वैज्ञानिक कृषि कहिए, वैज्ञानिक कृषि, तो यही वैज्ञानिक कृषि है। फसल उत्पादन और पशुपालन। पशुपालन में भी बहुत सारा वैरायटी है। मधुमक्खी पालन है, बहुत सारा डेयरी है, बकरी है, मुर्गी है, मछली है। अब देखिए, मान लीजिए मछली के लिए आप तालाब बना रहे हैं तो तालाब से दोहरा लाभ मिल रहा है। एक तो वाटर कंजर्वेशन हो रहा है और उसी पानी को आप सिंचाई में उपयोग कर रहे हैं, तो दोहरा लाभ हुआ। तो कृषि के थोड़ा सा जो करने का जो शस्य क्रिया है, जिसको बोलते हैं शस्य क्रिया, शस्य क्रिया, इसमें बदलाव जो हो रहा है उसको अपनाना है, टेक्नोलॉजी के अनुसार काम करना है। उसके बाद हम लोग कृषि के प्रकार पढ़ेंगे। बहुत तरह के भारत में पूरे क्षेत्र में आप ध्यान दीजिए कि पहले भी हम लोग चर्चा किए हैं कि हर जगह का भौतिक वातावरण, पर्यावरण अलग अलग तरह का होता है। पूरा पर्यावरण जो है, पर्यावरण में भिन्नता होती है, भिन्नता है। तो पर्यावरण भिन्नता के अनुसार क्षेत्र भाई आपको उसी के अनुसार खेती भी करना है। कुछ क्षेत्र है जहाँ पर बहुत अधिक बारिश होता है, गर्मी बहुत अधिक होता है, तो वहाँ के लिए वैसे फसलों की खेती करना है जो वहाँ के पर्यावरण के अनुसार उपयुक्त है। जैसे मान लीजिए जिन क्षेत्रों में वर्षा अधिक है, तापमान अधिक है, वहाँ चावल की खेती करेंगे। इस तरह खरीफ में, जाड़े के दिनों में रबी की खेती करेंगे। कुछ क्षेत्र है जहाँ सालों भर ठंडा पड़ता है, तो आप उसी के अनुसार खेती करेंगे जो उस पर्यावरण में या उस क्लाइमेट में वो फसल सक्सेस हो। तो पर्यावरण भिन्नता के कारण से अलग अलग क्षेत्रों में, कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जो डेजर्ट, सेमी डेजर्ट, अर्ध मरुस्थल या मरुस्थल कहिए, मरुस्थल कहिए या अर्ध मरुस्थल कहिए, अर्ध मरुस्थल। तो वैसे अर्ध मरुस्थल क्षेत्रों में वैसे फसल खेती करेंगे जो गर्मी यहाँ बहुत अधिक पड़ता है, पानी भी नहीं होता है, तो आप हम करेंगे शुष्क खेती, ड्राई फार्मिंग, शुष्क कृषि, ड्राई फार्मिंग। ड्राई फार्मिंग में क्या होता है, वैसे फसल खेती की जाती है जो कम पानी, अधिक तापमान बर्दाश्त कर सके। जैसे बहुत सारा मोटा अनाज है, मोटा अनाज, जैसे ज्वार, बाजरा, राई, ज्वार, बाजरा, राई आदि, मड़ुआ वगैरह भी है। तो इस तरह अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग प्रकार की कृषि की जाती है। तो एक तो हो गया शुष्क कृषि, फिर उसी तरह प्रारंभिक कृषि। देखिए, प्रारंभिक कृषि सबसे पुराना कृषि पद्धति है। ये प्रारंभिक कृषि, प्रारंभिक कृषि शुरू में हम बताए थे कि मानव खेती करना शुरू किया नदी किनारे, जहाँ उपजाऊ मिट्टी थी, लेकिन चारों तरफ तो जंगल था। वो क्या करता था कि जंगल में आग लगा देना और कुछ दिन वहाँ खेती करना। उसके बाद क्या होता था, जब वो 1-2 साल, 2-3 साल के बाद वहाँ की उर्वरा शक्ति समाप्त हो जाती थी, फिर वो दूसरे जगह चला जाता था। इसको झूम खेती भी कहते हैं। भारत में असम वगैरह क्षेत्रों में झूम खेती, ये आज के युग में अवैज्ञानिक कृषि पद्धति है, अवैज्ञानिक है ये। इसे पुराने समय में तो मनुष्य कम था, क्षेत्र बड़ा था, तो इस तरह खेती से काम चल जाता था, झूम खेती।
अब वैज्ञानिक इसलिए है कि इससे क्या होता है कि जंगल की कटाई होती रहती है, जंगल की कटाई। दूसरा है कि मिट्टी का हम लोग उपयोग नहीं कर पाते हैं। तो ये झूम खेती प्रारंभिक कृषि भारत में अभी भी कुछ क्षेत्रों में होती है, आदिम क्षेत्रों में जिस तरह समग्र क्षेत्र है, लेकिन इस तरह कृषि पर रोक लगा दिया गया है और आदमी धीरे धीरे बदलाव कर ले रहा है। उसके बाद है निर्वाह कृषि। निर्वाह कृषि, निर्वाह कृषि, जीवन निर्वाह कृषि, इंटेंसिव फार्मिंग। ये उन क्षेत्रों में होती है जहां भूमि कम है, भूमि कम और जनसंख्या अधिक है, जनसंख्या का दबाव अधिक है, जनसंख्या का दबाव अधिक है। तो वहां पर क्या होता है कि मनुष्य जब अधिक है, भूमि कम है, तो ऐसे तकनीक में क्या होता है कि जो भी पैदावार होता है पैदा करने वाले लोगों के द्वारा ही खपत हो जाता है, यानी कि इस तरह जीवन का निर्वाह होता है। मशीन का उपयोग बहुत कम हो पाता है, मशीन का उपयोग कम होता है क्योंकि आदमी की संख्या ही अधिक है। तो जो लास्ट में पैदावार हुआ वही के लोगों के द्वारा खपत हो जाता है। तो ये हो गया जीवन निर्वाह कृषि। उसके बाद है विस्तृत कृषि। विस्तृत कृषि कहिए या वाणिज्यिक कृषि कहिए, वाणिज्यिक कमर्शियल फार्मिंग कृषि या विस्तृत कृषि। विस्तृत कृषि ये उल्टा है, गहन कृषि में ये उल्टा है। ये कहाँ पे होती है विस्तृत कृषि? जहाँ भूमि अधिक है, भूमि अधिक है और जनसंख्या का दबाव कम है, जनसंख्या कम, भूमि अधिक हो गया, जनसंख्या कम हो गया। तो लंबे क्षेत्र में खेती करने के लिए क्या करेगा आदमी कि इसमें मशीन का उपयोग होता है, तकनीक का उपयोग होता है। तो इससे जो पैदावार होता है वो बड़े पैमाने पर पैदावार भी होता है। पैदावार जो होता है बड़े पैमाने पर और अपनी आवश्यकता की पूर्ति के बाद ही बहुत सरप्लस हो जाता है, बच जाता है। तो इसको बाजार में किसान क्या करता है? बेच देता है, बेच देता है और नगद मुद्रा की प्राप्ति कर लेता है। तो जितने भी विश्व के डेवलप कंट्री है विस्तृत खेती को ही करते हैं। भारत में भी जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ते जा रहा है, हर किसान कोशिश करता है कि विस्तृत कृषि करे, कम से कम आदमी के द्वारा अधिक से अधिक मशीन टेक्नोलॉजी का सहारा लेकर के इस तरह खेती करे कि अपनी आवश्यकता, केवल अपना जीवन निर्वाह करने से काम नहीं चलेगा। जब तक वो कमर्शियल नहीं होगा, बाजार में नहीं बेचेगा, अधिक पैदावार होगा तभी बाजार में बेच पाएगा। और जब तक टेक्नोलॉजी का सहारा नहीं लगा वो पैदावार अधिक नहीं कर पाएगा, उसका इनकम नहीं बढ़ पाएगा। अभी तो ये किसानों के आय को डबल किया जाए, ट्रिपल किया जाए और बहुत सा परिवर्तन हो रहा है। काफ़ी पढ़े लिखे लोग IIT करके लोग खेती के क्षेत्र में बड़े बड़े फार्म हाउस बना के लाखों करोड़ कमा रहे हैं। तो एक बहुत नया प्रवृत्ति दिखाई दे रहा है, एक न्यू ट्रेंड्स दिखाई दे रहा है। तो इस तरह का बहुत तरह का खेती किया जाता है। और भी है जैसे कि रोपड़ कृषि, रोपड़ कृषि, रोपड़ कृषि, प्लांटेशन एग्रीकल्चर, प्लांटेशन एग्रीकल्चर। रोपड़ कृषि क्या है? ये भी एक आधुनिक कृषि है, ये भी वैज्ञानिक कृषि है। इसमें क्या होता है कि एक बार पौधा का
पौधा का एक बार रोपण करने के बाद, एक बार अगर किसान रोपण कर देता है, रोपण करने के बाद कई एक वर्षों तक लाभ मिलता है, कई एक वर्षों तक लाभ लेता है। ठीक है, यानी एक बार पौधा लगा दिया, रोपण कर दिया और कई एक सालों तक उसका लाभ ले रहा है। ये भी एक बहुत बड़ी वैज्ञानिक कृषि है। जैसे इसमें मान लीजिए चाय हो गया, कहवा हो गया, केला की खेती है, रबर की खेती है, नारियल है, इस तरह काफी परिवर्तन अलग अलग क्षेत्रों में खेती में दिखाई दे रहा है। तो ये मुख्य कृषि पद्धति है। दूसरा है सब्जी की खेती। ऐसे हम लोग सीजन के अनुसार, अभी तो हम लोग पढ़ लिए कि कृषि प्रकार, थोड़ा हम लोग उस पर चर्चा कर लेंगे। कृषि के कितने प्रकार हैं तो हम लोग चर्चा किए। तो ये तो, लेकिन सीजन के अनुसार भारत में सीजन के अनुसार मुख्य रूप से 3 तरह की खेती होती है। सीजन्स के अनुसार, सीजन के अनुसार इस पर चर्चा करना जरूरी है। तो आप जानते हैं कि भारत में मानसूनी जलवायु है। मानसूनी जलवायु, मानसूनी जलवायु यानी सालों भर मौसम परिवर्तन होते रहता है। कभी वर्षा ऋतु आता है, कभी गर्मी का ऋतु आता है, कभी जाड़े की ऋतु आता है। तो मुख्य रूप से सीजन के अनुसार, हम पहले थोड़ा चर्चा किए थे कि भौतिक पर्यावरण के अनुसार खेती करना जरूरी है, लेकिन पूरा भारत में सीजन के अनुसार बदलाव होता रहता है। तो इसमें मुख्य रूप से 3 तरह की खेती होता है। पहला तो हो गया खरीफ। खरीफ क्या होता है? वर्षा ऋतु। वर्षा ऋतु में चावल हो गया, मक्का हो गया, इस तरह बहुत अनगिनत फसल भारत में है, लेकिन चावल मुख्य है। खरीफ फसल जो वर्षा ऋतु में शुरुआत होता है और वर्षा ऋतु समाप्त होते होते फसल को काट लिया जाता है। तो उसके बाद है जाड़े की ऋतु। जाड़े की ऋतु, तो जाड़े की ऋतु में जो खेती होता है उसको बोलते हैं रबी फसल। रबी फसल, इसमें मुख्य रूप से गेहूं है, सरसों है, बहुत सा फसल है, तो गेहूं मुख्य है। तो जाड़े की ऋतु में होता है। और दोनों के बीच में ग्रीष्म ऋतु कही है। ग्रीष्म ऋतु में जो दोनों के बीच का समय होता है, जाड़ा और खरीफ और रबी के बीच का, उसको बोलते हैं जायद। जायद कृषि। इसमें मुख्य रूप से सब्जी वगैरह की खेती होती है। सब्जी की खेती, सब्जी खेती को ट्रक फार्मिंग भी कहते हैं हम लोग। सब्जी की खेती को ट्रक फार्मिंग, इसको बोलते हैं ट्रक फार्मिंग। ट्रक फार्मिंग इसलिए कहते हैं कि सब्जी जो पैदा होता है वो खराब होने वाला चीज़ होता है, इसलिए तुरंत उसको सब्जी काटे और निकटतम जो शहर है या बाजार है, ट्रक के द्वारा तुरंत उसको पहुंचा दिया जाता है कि ज़्यादा देर उसको नहीं रखा जा सकता है, उसकी ताजगी बने रहने के लिए। और किसान का जायद फसल के द्वारा, सब्जी खेती के द्वारा काफ़ी आय मिलता है, आय की वृद्धि होती है। तो इस तरह ये भारत में कृषि का जो प्रचलन है उसमें हम लोग परिवर्तन करके समय के अनुसार टेक्नोलॉजी, इंफ्रास्ट्रक्चर का लाभ लेकर के, किसानों को शिक्षित करके काफ़ी पैदावार को बढ़ा सकते हैं और पढ़े लिखे लोगों को भी कृषि के क्षेत्र में रोजगार दे सकते हैं। गुप्त बेरोजगारी को भी खत्म कर सकते हैं। आय कम होने का मुख्य कारण गुप्त बेरोजगारी है। किसान सीजनल काम करता है, फिर बैठा हुआ है, तो बाकी समय में उसको कैसे हम काम दें। अगर इस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर उसको ट्रेनिंग दिया जाए,
बहुत सारे हमारे कृषि विश्वविद्यालय भी हैं, लगे हुए हैं इस क्षेत्र में। तो खेती में काफ़ी परिवर्तन किया जा सकता है। विश्व में एक जानकारी के आप लोगों को बता देते हैं कि पूरे विश्व में ध्यान रखिए कि भारत ही एक ऐसा देश है जिसका 51%, लगभग 51% से अधिक भूमि जो है कृषि योग्य है। कृषि योग्य 51%। नेचर देखिए, हम लोग बोलते थे कि सोना का चिड़िया भारत है, तो ऐसा नहीं सोना की चिड़िया होती थी। पूरे विश्व में, पूरे पृथ्वी पर भारत को नेचर जो है काफ़ी अधिक संसाधन दिया है, यानी 51% से अधिक भूमि कृषि योग्य है। अगर हम लोग थोड़ा सा उसमें परिवर्तन करें तो उस संसाधन का बहुत बड़ा उपयोग करके देश को कृषि के बल पर, कृषि को उद्योग का दर्जा देकर हम काफ़ी बढ़ा सकते हैं, देश का इनकम काफ़ी बढ़ा सकते हैं। इसके बाद बाकी हम लोग अगले पार्ट में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।